इकिगाई का ऑडियो सारांश, लंबे और सुखी जीवन का जापानी रहस्य। परिचय। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में शांति और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा वक्त आता है जब हम दुखी, निराश होते हैं और आशा की कोई किरण नहीं दिखती। आप सोचते हैं, हम इतनी जल्दी बूढ़े कैसे हो गए? अब तक हमने कुछ हासिल भी नहीं किया। क्यों है कि अच्छी नौकरी होने के बावजूद आप खुश नहीं हैं? शायद आप अपनी पसंद के बजाय दूसरों की इच्छा से जी रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी पसंद का करियर न चुन पाए हों। आप लोगों के फैसले से डरते हैं और बदलाव से भी घबराते हैं। आपको लगता है कि आप अपने क्षेत्र में उत्पादक नहीं हैं, बस समय बर्बाद कर रहे हैं। शायद आपको लगता है कि लोगों पर आपका कोई असर नहीं है और आप महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो चिंता मत कीजिए। इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह किताब आपको इकिगाई खोजने का तरीका बताएगी। यह एक जापानी शब्द है जो हमारे अस्तित्व का कारण बताता है। इसे दो शब्दों में बांटा जा सकता है, इकी यानी जीवन और गाई यानी अर्थ, जो जीवन का उद्देश्य खोजना है। यह लोगो विक्टर फ्रैंकल के सिद्धांत से जुड़ा है, जो जीवन के उद्देश्य को समझाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी इकिगाई पाएं और खुश रहें। अध्याय 1। इकिगाई, बुढ़ापे में भी जवान रहने की कला। क्या आप जानते हैं कि आपकी इकिगाई क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि आपकी इकिगाई कहाँ है और कैसे मिलेगी। इसे खोजने में धैर्य चाहिए, पर यकीन मानिए, यह अनमोल खजाना है। इसके लिए आपको खुद को थोड़ा और जानना होगा। अगर आपने इसे पा लिया है तो बधाई, क्योंकि कई लोग अभी भी इसकी खोज में हैं। इकिगाई आपके जुनून, मिशन, काम और पेशे का केंद्र है। यह 4 चीजों से बना है। आपका जुनून, मिशन, काम और पेशा, जो आप प्यार करते हैं, दुनिया को चाहिए आप सबसे अच्छे हैं और जिसके लिए भुगतान मिलता है। आपका जुनून आपके मिशन के साथ चलना चाहिए। आप जो पसंद करते हैं वो करें, पर उसका उद्देश्य भी हो। मान लीजिए आप किताबें लिखना पसंद करते हैं। यह आपका जुनून है और आपको लगता है कि यही एक चीज आप अच्छी तरह कर सकते हैं। आप लिखना शुरू करते हैं क्योंकि आपका मिशन लोगों को प्रेरित करना है। आपको अपनी योग्यता के लिए भुगतान भी मिलता है और यह आपका पेशा बन जाता है। अब आपके हर शब्द का मूल्य है। यह एक तीर से 2 निशाने जैसा है। आपको वो करने के लिए पैसे मिलते हैं जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आप जल्दी रिटायर नहीं होते। जो आप प्यार करते हैं वो करते रहें। यही कारण आपको युवा बनाए रखता है। याद रखें, आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली खुशी और संतुष्टि के लिए भी, और दूसरों के जीवन पर इसके सकारात्मक प्रभाव के लिए। अध्याय 2। उम्र बढ़ने को रोकने के रहस्य। इतना उन्नत हो गया है कि यह उम्र बढ़ने को रोकने में मदद करता है। इसका मतलब तकनीक पर निर्भरता नहीं, बल्कि तनाव कम करना है। यह हमारे जीवन को आसान और आरामदायक बनाता है। तकनीकी आराम के कारण मानसिक और शारीरिक व्यायाम एक साथ करना चाहिए। जब आपका दिमाग स्वस्थ होता है तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। चीजों को सकारात्मक रूप से देखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। इससे हमें अपनी भावनाओं को ठीक से संभालने में मदद मिलती है। आप आसपास की चीजों के प्रति नकारात्मक भावनाओं से बच सकेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार नई जानकारी और चुनौतियां स्वीकारना उदासी से बचाता है। 20 साल की उम्र में भी दिमाग में न्यूरॉन्स की उम्र बढ़ने लगती है।
इसलिए मानसिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अपने मन को सक्रिय रखें, जानने की इच्छा कभी न खत्म करें और नया सीखने की चाह हमेशा जिंदा रखें। तनाव एक बड़ा कारण है जिससे लोग बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। अधिकांश स्वास्थ्य समस्याएं तनाव के कारण होती हैं। यह हमारी कोशिकाओं की संरचना और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। मनोविज्ञान प्रोफेसर हॉवर्ड एस फ्रीडमैन के अनुसार थोड़ा तनाव हमारे लिए अच्छा होता है। कम तनाव वाले लोग आरामदायक, अस्वस्थ जीवन शैली और जल्दी सेवानिवृत्ति वालों की तुलना में अधिक जीते हैं। शारीरिक गतिविधि न करने से मांसपेशियों और श्वसन क्षमता कम होती है। हालांकि तनाव कुछ हद तक फायदेमंद है, क्योंकि यह चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है, पर हमें अपनी प्रतिक्रिया सही तरह से संभालनी चाहिए। हमें खुद को नर्वस, भ्रमित, चिंतित और ऐसा व्यक्ति बनने से बचाना होगा जो दुनिया के शोर से आसानी से तनावग्रस्त हो जाता है। याद रखें, तनाव आपके दृष्टिकोण से आता है, न कि परिस्थिति से। सकारात्मक सोच वाले लोग अपनी भावनाओं को बेहतर नियंत्रित कर पाते हैं। तनाव कम करने के लिए ध्यान, प्राणायाम, योग और शरीर स्कैन करें। अध्याय 3, लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। लोगोथेरेपी फ्रायड के मनोविश्लेषण से भिन्न है। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी रोगी को जीवन का अर्थ खोजने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हम अपने वर्तमान को अपेक्षित भविष्य से अलग देखकर निराश हो जाते हैं। हम अक्सर समाज की इच्छाओं को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखते हैं। यह जानना जरूरी है कि हम क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए दृढ़ता से लड़ना होगा। हमें अपना उद्देश्य खोजकर जीना चाहिए ताकि हम पूर्ण और संतुष्ट महसूस करें। खुश रहना आपका अपना चुनाव है। हिटलर के आक्रमण में विक्टर ने अपने कुछ परिवार के सदस्यों को खो दिया। यह उनके न्यूरोलॉजी और मनोचिकित्सा प्रैक्टिस शुरू करने के 1 साल बाद हुआ। उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। भूख से उनके पिता की मृत्यु हुई और मां और भाई को मार दिया गया। ऑनशविट्ज में लिखी उनकी किताबें और कागजात जब्त करके नष्ट कर दिए गए, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा के कारण आशा नहीं छोड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी पत्नी और परिवार से फिर मिले। टाइफाइड बुखार भी उन्हें किताबें लिखने से नहीं रोक सका। यही विक्टर के जीने का एकमात्र कारण था। इसी वजह से वह नरक जैसे शिविर में भी जीवित रह सका। विक्टर ने हमेशा इसे अलग नजरिए से देखा। वह सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जीने का मकसद भी चाहता था। विक्टर एक उत्तरी अमेरिकी नेता थे जो अपना काम नापसंद करते थे। वह देश की विदेश नीति से असहमत थे, पर उसे लागू करना पड़ा। मनोचिकित्सक ने कहा, पिता से लड़ाई भूलें, क्योंकि निराशा रिश्ते की वजह से थी। पर विक्टर ने इस समस्या का अलग कारण बताया। विक्टर ने बताया कि वह अपनी नौकरी से प्यार नहीं करता था। उन्हें ऐसा करियर चुनना चाहिए जो जुनून और उद्देश्य दोनों हो। अंत में यह सच साबित हुआ। सालों बाद उस नेता ने विक्टर को बताया कि उसने राजनीति छोड़ अपनी पसंद का करियर चुना और वो इसमें बहुत खुश और संतुष्ट था। हम सभी का एक अनूठा रास्ता होता है जिस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें बस इसके लिए लड़ने की हिम्मत करनी है। तो अपने दिमाग को उस पर केंद्रित कर अपने सपने को साकार करें। एक बार की बात है, एक महिला थी जिसने अपने 11 साल के बेटे को खो दिया। अब वो हमेशा अपनी जान लेने के बारे में सोचने लगी। उसका एक और बेटा था जो जन्म से ही लकवाग्रस्त था।
उसने सारी उम्मीद खो दी और कई बार अपने बेटे और खुद को मारने की कोशिश की। उसने सोचा कि ऐसा करना आसान होगा और उनके लिए सबसे अच्छा होगा, पर उसके बेटे को लगा कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद है और अगर दोनों मर गए तो वो अधूरा रह जाएगा। विक्टर ने महिला से कहा कि सोचो, तुम अमीर हो पर बेऔलाद हो। तभी महिला को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। पूरी जिंदगी उसने अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ किया था। अब उसे जीवन का अर्थ मिल गया था, जो था बेटे को अच्छा जीवन देना, सब कुछ त्याग कर भी। वह खुद को एक नए नजरिए से देखने लगी। वह पहली बार सुकून महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि वह नाकाम नहीं है। उसे जीवन नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि उसका एक और बेटा है जिसके लिए वह जी सकती है। कभी कभी हमें स्वीकृति या अपनाए जाने की जरूरत होती है। एक बार एक डॉक्टर था जो बहुत उदास था। वह विक्टर से मिलने गया। वह अपनी पत्नी की मौत के दुख से उबर नहीं पा रहा था। विक्टर ने उससे पूछा कि अगर वह पहले मर जाता तो क्या होता। क्या उसे लगता है कि उसकी पत्नी यह सदमा झेल पाती? तभी डॉक्टर को समझ आया कि उसकी पत्नी को कितना दर्द होता। शायद वह खुद को संभाल ना पाती। इस तरह उसने इस सच्चाई को स्वीकार करना सीखा। ब्रह्मांड ने ऐसा होने दिया क्योंकि डॉक्टर सोच से कहीं ज्यादा मजबूत था। कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। चलो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे आरामदायक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां से निकलना नहीं चाहते। हम अगला कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मोरिता थेरेपी यानी जीवन सुधारने के लिए नकारात्मक विचारों को छोड़ना। मान लीजिए किसी ने आपका बटुआ चुरा लिया। अब चोर के लिए बुरा महसूस करने के बजाय पास की दुकान पर अपनी पसंद की आइसक्रीम खाकर गुस्सा मिटा सकते हैं। हो सकता है कि चोर की कोई मजबूरी हो। हमें थोड़ा और समझदार बनने और ज्यादा समझने की जरूरत है। निकॉन थेरेपी ने सिखाया कि आपकी समस्या का कारण दूसरों की नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। यानी अगर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो स्कूल को दोष न दें। शायद आप में दृढ़ संकल्प की कमी है या आप खुद अभी तैयार नहीं हैं। अध्याय 4। हर काम में प्रवाह। जीवन में लचीले होना जरूरी है, जैसे गीली मिट्टी या बिना आकार का पानी। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने, सर्वश्रेष्ठ बनने और अपना प्रवाह खोजने से न डरें। हमें नई चीजें आजमाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां प्रवाह का मतलब है जुनून। संक्षेप में इसका अर्थ है अपने काम को अपना हिस्सा मानना। एक चुनौतीपूर्ण गतिविधि चुनें जो आपको पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करे। प्रवाह पाने के लिए जाने कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना अच्छा कर रहे हैं और यह आपको कहां ले जा रहा है। बहुत कठिन गतिविधि न चुनें, वरना यह आपको निराश कर सकती है, और न ही बहुत आसान हो, वरना आप ऊब जाएंगे। आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। गतिविधि पर इतना ध्यान दें कि आप अधिकतम उत्पादक हों और गलतियों की संभावना कम हो। इससे आपके विचार और जीवन अधिक व्यवस्थित हो जाएंगे। याद रखें, मल्टीटास्किंग हमेशा अच्छी नहीं होती, क्योंकि यह आपको अधिक उत्पादक नहीं बनाती। एक चीज पर पूरा ध्यान देने से समय बचता है और आप उस कार्य पर केंद्रित होना सीखते हैं। ताकुमी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है कारीगर। ये लोग केवल एक क्षेत्र में अत्यंत कुशल होते हैं। उनकी कारीगरी इतनी उत्कृष्ट है कि उसकी बराबरी करना मुश्किल है, और इसका एक ही कारण है। वह हमेशा अपनी इकिगाई के साथ बहने के महत्व को समझता है। वह अपने औजारों के साथ ऐसे काम करता है जैसे वे उसके मित्र हों। टोयोटा एक ऐसा ब्रांड है जो कई कारीगरों को नौकरी देता है और उन्हें कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता है। जापानी लोग सेवानिवृत्ति के बाद भी
अपने जुनून को जारी रखते हैं। वे घर की चार दीवारों के भीतर सीमित रहना नहीं चाहते। वह हमेशा व्यस्त रहने में विश्वास करता है और वह बिल्कुल भी आलसी नहीं है। वह हर काम को बारीकी से करने का शौकीन है। इसलिए यह जानकर आश्चर्य नहीं होता कि स्टीव जॉब्स को जापान बहुत पसंद था, न केवल क्योंकि वह सोनी के मालिक अकियो मोरितो के दोस्त थे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने एप्पल बनाने में सोनी के कई तरीकों का इस्तेमाल किया। माइकल जैक्सन के बाद स्टीव जॉब्स अकियो के दूसरे पसंदीदा अमेरिकी थे। वे एक दूसरे को इतना पसंद करते थे कि बिजनेस पार्टनर बने और अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए विचार साझा करते थे। स्टीव के अन्य पसंदीदा जापानी युकियो शकुनागा थे, जो एच्चू सेतो याकी नामक विशेष चीनी मिट्टी की तकनीक का उपयोग करते थे। स्टीव उनकी कला के प्रशंसक थे और अक्सर एक कप खरीदते थे। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उससे उन्होंने टोयामा जाने की योजना बनाई थी, यह देखने के लिए कि यह शानदार चीनी मिट्टी के बर्तन कहां से आते हैं, पर यह संभव नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के बाद शकुनागा ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। उसने 150 कप चाय बनाई। इसके लिए उसने कोकुयो या काले कांच का इस्तेमाल किया। सबसे अच्छे 12 चुने और स्टीव के परिवार को भेज दिए। जापानी टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे उन्नत माने जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वहां ज्यादातर लोग हाथों से काम करना पसंद करते हैं? ये काम आमतौर पर सरल होते थे, पर उनमें बहुत बारीकी और कारीगरी की जरूरत होती थी। एक बार एक कारीगर था जिसे तमागो यानी पतला ऑमलेट बनाने में मुश्किल हो रही थी, पर उसने हार नहीं मानी क्योंकि खाना पकाना उसकी इकिगाई थी। वह रसोई में अंडे बनाने से कभी नहीं ऊबता था क्योंकि इस काम से उसे बहुत संतोष मिलता था। यह काम उसका प्रवाह था जिसे उसने बर्तनों की मदद से हासिल किया था। जापानी नई तकनीकों में माहिर हैं, पर वे ध्यान रखते हैं कि मशीन मनुष्य की दुश्मन न बने। उनका मानना है कि मनुष्य और मशीनें एक टीम की तरह काम करें। घिबली स्टूडियो के निदेशक हयाओ मियाजाकी ने एनिमेशन से जंगल को जीवंत किया, पेड़ों को भावनाएं दी और पक्षियों को रोबोट मित्र। हालांकि कंप्यूटर ने यह आसान बना दिया था, फिर भी वे चाहते थे कि टीम सब कुछ हाथ से बनाए। यह इसलिए ताकि एनिमेटर कंप्यूटर के बजाय हाथों से बनाकर अपना प्रवाह पा सकें। स्टूडियो घिबली ने लगभग सभी प्रक्रियाओं में पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। मियाजाकी हर रविवार अपने प्रवाह और इकिगाई का आनंद लेते थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने चित्र बनाना नहीं छोड़ा। अपने जुनून को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। हम इकिगाई को तब तक नहीं समझ सकते जब तक अपना न पाए, पर जीवन पर्यंत अपना प्रिय काम करना दिलचस्प अवधारणा है। अध्याय 5, दीर्घायु के स्वामी। दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग जापान में रहते हैं। इसे ब्लू जोन कहा जाता है। इन लोगों ने हमें लंबी जिंदगी जीने के लिए कुछ अनमोल बातें बताई हैं और हमें प्रेरित किया है। इस सूची में सबसे पहले मिसाओ ओकावा हैं, एक कपड़ा व्यवसायी की बेटी जिनका जन्म 1878 में हुआ था। वह उस युग में रहीं जब इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। मिसाओ कहती थीं, खाओ और सो और तुम लंबा जीवन जियोगे। उनका निधन 117 वर्ष की आयु में हुआ। सूची में अगली इक्वाडोर की मारिया कैपोविला है, जो 1838 में पैदा हुई और 2006 में निमोनिया से मर गईं। उन्हें लुइस अलार्कोन पसंद था और वे उनके गीत मारिया पर नाचना पसंद करती थीं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी मांस नहीं खाया। अगली है जीन क्लेमेंट। उनका जन्म 1875 में फ्रांस में हुआ था
और 1957 में 122 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। जीन का नाम इतिहास में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति के रूप में दर्ज है। शायद उनका हास्य बोध ही वह राज्य था जिसकी वजह से वे लंबा जीवन जीं और हर छोटी चीज में खुशी पाई। वॉल्टर ब्रूनिंग का जन्म 1886 में मिनेसोटा में हुआ था। वे कहते थे, यदि आप अपने मन और शरीर को व्यस्त रखें तो आप बहुत लंबा जीवन जिएंगे। 114 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे मृत्यु से नहीं डरते थे क्योंकि उनके अनुसार मरना मनुष्य होने का एक अनिवार्य हिस्सा है। वह अमेरिकी इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक जीने वाले व्यक्ति थे और इस सूची में आखिरी नाम है अलेक्जेंडर इमिज का। वह रसायनज्ञ, प्राणी विज्ञानी, लेखक और परमाणु वैज्ञानिक थे। 2014 में उनका निधन हो गया। वह सोवियत पोलिश युद्ध के अंतिम जीवित व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में कभी शराब नहीं छुई थी। अब हम जिन लोगों के बारे में बात करेंगे वे गिनीज बुक में शामिल नहीं हैं। फिर भी वे हमें जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले हैं कत्सुशिका होकुसाई, 18वीं-19वीं सदी के जापानी कलाकार। वह एक चित्रकार थे जो माउंट फूजी से प्रेरित थे। उनका मानना था कि चित्र की हर रेखा जीवन का प्रतीक होनी चाहिए। उन्होंने अपने काम को अपना माना और हर रेखा में जान डाल दी। तो यह आश्चर्य नहीं कि उनका काम दुनिया भर में जाना जाता है। दूसरे हैं ओसामु तेजुका, जिन्हें आधुनिक जापानी मंगा का पिता कहा जाता है। मंगा जापान में बनाए गए कॉमिक्स और ग्राफिक उपन्यास हैं। मरते समय उनके अंतिम शब्द थे, कृपया मुझे काम करने दें। इसका छिपा संदेश है कि जब आप अपनी इकिगाई और प्रवाह पाते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। यदि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं तो भी उसे और बेहतर बनाने का तरीका खोजें। अपनी कमियों की भरपाई के लिए नई चीजों की खोज और विकास करते रहें। सक्रिय रहें। मन को सकारात्मक विचारों से भरें ताकि वह अच्छी तरह सोचे, शरीर को स्वस्थ और सुखद बनाए। अध्याय 6, जापान के शताब्दियों से सीख। जापान की परंपरा और संस्कृति बहुत समृद्ध है। भोजन से लेकर धार्मिक मान्यताओं तक जापान में सभी शिंटो धर्म का पालन करते हैं। यह धर्म कई देवी देवताओं और आत्माओं में विश्वास करता है। शिंटो सही और गलत बताने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि यह हर व्यक्ति में अनुष्ठानों द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा पर जोर देता है। इसका मानना है कि प्रकृति की भी अपनी आत्मा होती है। उसका सम्मान करें और दोस्ती करें ताकि आपको अच्छा ही मिले। यह हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाता है। ओकिनावा में लड़कियों का इन रीति रिवाजों में खास स्थान है। कहा जाता है कि लड़कियां आध्यात्मिक रूप से उच्च होती हैं। माना जाता है कि युता नाम की लड़कियां विशेष चुनी गई हैं जो आत्माओं से बात कर सकती हैं। ओगिमी में ज्यादातर लोगों के पास अपने बगीचे हैं। ओगिमी दीर्घायु के गांव के नाम से प्रसिद्ध है। यहां 80 साल से ऊपर की बड़ी आबादी है। इस उम्र में भी वह काफी सक्रिय हैं। वे हमारी तरह सोफे पर लेटकर टीवी नहीं देखते। ओगिमी की एक मान्यता मोई थी, यानी भाईचारा, एक दूसरे का साथ और समर्थन करना। ये लोग त्योहारों और समारोहों को धूमधाम से मनाते हैं। उन्हें नाचना, गाना और जश्न मनाना पसंद है। वे काम की वजह से परेशान या निराश नहीं होते। वे काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे अपने काम का आनंद लेते हैं और इसे उत्साह से करते हैं। उनका काम ही उनका जुनून है। वह दोस्ताना होने और अच्छे संबंध बनाने में विश्वास करता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मोई के लोग न ज्यादा चिंता करते हैं, न ही काम खत्म करने की जल्दी में रहते हैं। वे खुद को तनाव से दूर रखते हैं।
शायद इसीलिए वे लंबा और अच्छा जीवन जीते हैं। अध्याय 7, इकिगाई आहार। जापानी अपने पाक कौशल के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आप सोच रहे होंगे कि उनका कटोरा इतना छोटा क्यों है ना? वे इतने कम खाने से कैसे तृप्त हो जाते हैं? मन की बात छोड़िए, यह उनका पेट कैसे भरता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका लक्ष्य पेट भर खाना नहीं है। यह हारा हाचिबु या 80% नियम की अवधारणा है। ओकिनावा के लोगों ने इसे अपनाया और खाने के बाद मिठाई नहीं खाते थे। वे कैलोरी कम रखते थे, मानते थे कि यह लंबी उम्र का राज है। ओकिनावा के खेत टोफू, मिसो, टूना, गाजर, प्याज, शकरकंद, चमेली से भरपूर हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमें जवान रखने और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इसलिए ओकिनावा के लोग उम्र से कम दिखते और बीमारियों से बचे रहते थे। अध्याय 8, कोमल गतिविधियां, लंबा जीवन। हम सभी जानते हैं कि लंबे जीवन के रहस्यों में से एक शारीरिक स्वास्थ्य है। यह आपके मन के साथ साथ शरीर को भी आराम देता है। अगर आप जापान का हरा हाचिबु आहार नहीं अपना सकते तो रेडियो टासियो योग, ताई ची या क्यूगोंग से कैलोरी जला सकते हैं। कई अध्ययनों से साबित हुआ है कि 30 मिनट बैठने से हमारा चयापचय 90% तक धीमा हो जाता है। चयापचय वह प्रक्रिया है जो भोजन को तोड़कर ऊर्जा में बदलती है। इसका मतलब है कि अगर आप रोज घंटों टीवी देखते रहते हैं तो आपकी नसों में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है। अगर आप 5 मिनट भी हल्का व्यायाम करें तो आपका चयापचय सामान्य हो जाएगा। आप यह दफ्तर में भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप रेडियो टेप कर सकते हैं जो सिर्फ 5-10 मिनट लेता है। रेडियो टासियो का मूल विचार अपनी बाहों को सिर के ऊपर उठाना है। इसके लिए आपको किसी व्यायाम उपकरण की जरूरत नहीं होगी। इसे आप घर या दफ्तर में आसानी से कर सकते हैं। इस 5 मिनट की कसरत में सीधे खड़े होकर हाथों को सिर के ऊपर फैलाएं, फिर नीचे लाएं और दोहराएं। दोहराते समय हाथों को छाती पर मोड़ सकते हैं या फिर से ऊपर उठाने से पहले क्रॉस कर सकते हैं। अध्याय 9, लचीलापन और वाबी साबी। जो भी करना है अपने जुनून का पीछा करते रहें। याद रखें, यह तब तक नहीं खत्म होता जब तक जीवन खत्म नहीं होता। इंसान अहंकार के साथ पैदा होता है। कभी कभी जीवन में हमारी इच्छाएं बहुत छोटी, अनुचित और साधारण होती हैं। हम मनमौजी हैं और अक्सर बिना सोचे इच्छा करते हैं, जानते हुए भी कि यह क्षणिक खुशी देगा। समय की अवधि, हम इस आदत के गुलाम बन जाते हैं। इससे हम स्वार्थी बनते और नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लें आप वह बैग खरीदना चाहते हैं जो आपके सहपाठी ने पिछले हफ्ते खरीदा। इसके लिए आप पार्ट टाइम नौकरी करते हैं जो आपके लिए उचित नहीं है। आपके दिमाग में सिर्फ वो बैग घूम रहा है। आपको पता भी नहीं कि साथी को नौकरी ज्यादा जरूरी थी, बीमार बहन के इलाज के लिए। क्या आप समझ पाए? बैग पाने की लालसा में आपने किसी और की जरूरत छीन ली। हमने अपनी खुशी दूसरों की कीमत पर पाई। हमें भावनात्मक रूप से मजबूत होना चाहिए। हमें नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना होगा। बौद्ध धर्म और स्टोइकवाद यही सिखाते हैं। हमारा लक्ष्य अनुशासित होना है। कुछ चाहना बुरा नहीं, बशर्ते आप उसे नियंत्रित करें।
बुरा है जब इच्छा आपको नियंत्रित करे और आप उसके गुलाम बन जाएं। स्टोइकिज्म एक और बात सिखाता है, हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, यह समझना। अगर आप सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो क्रोध और नकारात्मकता से भर जाएंगे। क्रोध, चिड़चिड़ापन और रोष जैसी भावनाओं को हटाने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करें। खुद को विनम्र और नम्र बनाएं। अपने अहंकार को आपको खोखला न बनाने दें। एक और अच्छी कहावत है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है। पर इसे सुनकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यह स्वीकार करने पर किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के खोने पर भी आप दुख से बच सकेंगे। कई लोग चीजों से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें खोने का डर लगने लगता है। वे ऐसी चीजों से जुड़ जाते हैं जो एक दिन नष्ट होनी ही हैं। इसलिए उन चीजों को खोने पर वे अंदर से टूट जाते हैं। वाबी साबी और इचिगो इचिए एक ऐसी अवधारणा है जो हमें आसपास की दुनिया की अपूर्णताओं को सराहना सिखाती है। यह हमें हर चीज में सुंदरता देखना और उसे सकारात्मक नजरिए से देखना सिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है तो उसके साथ बिल्कुल दूसरों जैसा व्यवहार करें, क्योंकि वह पूरी तरह सामान्य है। उसमें कोई दोष नहीं है। हम उन्हें ठीक से समझने की कोशिश भी नहीं करते, इसलिए हम उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब है जो कमजोर नहीं है और आसानी से नहीं टूटता। भूकंप, तूफान, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लोग उम्मीद खो देते हैं, लेकिन जब वे इससे बच जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वे और भी मजबूत हो गए हैं। एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब है जीवन जीते रहना, चाहे फिर से शुरू करना कितना भी मुश्किल लगे। उदाहरण के लिए, हर कोई उस मुक्केबाज से डरता है जिसके शरीर पर कई चोट के निशान हों, लेकिन वे निशान कई मुक्कों के कारण हुए हैं। सफल होने से पहले उसने बहुत संघर्ष किया, अनगिनत दर्द और पीड़ा सही, पर हार नहीं मानी। वह बार बार गिरा, लेकिन हर बार फिर से उठ खड़ा हुआ। निष्कर्ष, तो आपने इस किताब से जीवन में अर्थ होने का मतलब समझा। यह किताब हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। आप जिस तरह जी रहे हैं वो आपकी पसंद है और ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। हमारा जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना हो। जीवन खुलकर जीने के लिए है। हम सब अपने जीवन की इकिगाई खोजने में लगे हैं। जब आप हार मानकर अपना जुनून छोड़ते हैं तो ये अपने अंग को काटने जैसा है। इकिगाई खोजने में जितना वक्त लगे, बस यात्रा का मजा लें। इस खोज में अच्छा खाना खाएं और अच्छे लोगों के साथ रहें। सिर्फ सकारात्मक लोग ही आपको बढ़ने और फोकस रहने में मदद करेंगे। हमेशा मुस्कुराते रहें और सकारात्मक बने रहें। खुद को ब्रेक दें और याद रखें कि लक्ष्य अपनी इकिगाई खोजना है। पहली कोशिश में फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए खुद को सजा मत दो। थोड़ा रिलैक्स होना सीखें। खुद से प्यार करना और अच्छा बर्ताव करना सीखें। खुद से कहो, मैं मानने वालों में से नहीं हूं। हम सभी की अलग इकिगाई है, पर एक बात समान है कि वह हम सबके अंदर छिपी है और हमें धैर्य से उसे खोजना है। हर व्यक्ति में जुनून और अनोखी प्रतिभा होती है जो उसके जीवन को अर्थ देती है। विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि हमारा मिशन अपनी इकिगाई खोजना है। अपनी यात्रा में जो मिला और जिनसे मिले उनके लिए कृतज्ञ रहना सीखें। याद रखें कि यह सब कुछ आशीर्वाद से कम नहीं है। आशा है आप अपनी इकिगाई, प्रेम और जुनून के हर पल को खजाने की तरह संजोएंगे और उसका आनंद लेंगे। कुछ भी हो जाए, हार मत मानो।
नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।